Hello, good morning to all the net aspirants. I hope you all are doing well. I wouldn't able to upload a video since so long because I have something personal issue like I was suffering from fever and cold, common cold with sore throat. So I couldn't able to speak a lot and थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बीच में इसलिए। ओके सो आज जैसा कि अभी नेट का एग्जाम आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, डेट शीट आ चुकी है ना। तो ये तो मैं वैसे 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट हाँ कुछ अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यूजीसी नेट के करते हैं। अगर जो लोग मुझे अभी देख रहे होंगे मे बी दे विल गेट सम हेल्प और इवन नॉट, दैट विल हेल्प मी अ लॉट। ओके सो इट्स नॉट अ थिंग एंड नॉट इवन अ प्रॉब्लम, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो पेपर 1 होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। देयर इज 50 क्वेश्चंस एंड देयर इज वन क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है बस इसकी। ठीक है, तो नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ से हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, तो इस डेटा पे जो आपके टेबल दिया हुआ है, तो इस 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। मान लेते कंसिडर कर रहे हैं जो टेबल शो कर रही है, दैट इज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स एंड रेशियो बिटवीन डीजल एंड पेट्रोल, जो कि इंजन कार्स 4 डिफरेंट स्टेट्स में यूज हुआ जा रहा है। स्टेट ए है, तो इसमें जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है कार्स का है वो है 14%। और रेशियो की बात करें तो डीजल कार्स कितने हैं? 3 रेशियो में, और पेट्रोल इंजन कार्स 4 रेशियो में। वैसे ही बी दूसरा स्टेट है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ कार्स जो है चारों स्टेट को मिलाकर के कितने हैं? 1400 है। तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे कि एक स्टेट के पास कितने हैं, उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब 14% ऑफ 1400, तो इस तरीके से हमारे पास कितना आ जाएगा? 14 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा 14 इंटू 1400, तो डेट विल कम 196। बताते हो तो कोई शीट नहीं ओपन हो सकती है क्या? ब्लैंक शीट में बन सकते हैं, ये तो है। अगर इसको वैसे करें तो ये क्या करते हैं? है अच्छा, समझ गई, डिलीट कर लेते हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं। बी में भी आपका 28% दिया हुआ है, सी 32% दिया हुआ है, और डी 26%। अब देखो सबसे पहली बात बच्चों कि इसको क्वेश्चंस को देख के घबराया नहीं करना, क्योंकि मैं भी क्वेश्चंस को देख करके घबरा जाती थी और डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब 5 क्वेश्चन मैं छोड़ देती थी कि मैथ से नहीं बनेगा मुझसे, रहने देते। बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं अगर इसमें हम थोड़ा सा अपना क्या करें, दिमाग को इस्तेमाल कर ले। तो दिमाग तो आप लोगों के पास है ही, यू कैन बेटर यूज इट। तो सबसे पहला जो हमारा डिफरेंस क्या करना है, हमें निकालना है किसके बीच में? नंबर ऑफ डीजल इंजन कार्स इन स्टेट बी एंड द नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार्स इन स्टेट डी। मतलब हमें स्टेट बी का क्या लेना है? डीजल इंजन कार्स, मतलब 5 वाला रेशियो। और हमें स्टेट डी का क्या लेना है? पेट्रोल इंजन कार, मतलब ये 1 रेशियो। तो देखते हैं कैसे ये क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जो भी कार्स क्या कर रहे हैं स्टेट ए में लगभग हमारे पास जो टोटल कार है 196 है। ये निकलेगा कैसे? तो 14% निकाल लो 1400 का, तो इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, और कार्स इन स्टेट बी की बात करें तो ये भी हमारे पास कितना है? 392। ठीक है, और स्टेट सी में जो आपका कार है वो है 448, और स्टेट डी में जो हमारे पास कार्स है वो है हमारे 364। तो तो कार्स हमारे निकल गए। अब जब कार्स निकल चुके हैं तो अब चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बी, तो बी में जो नंबर ऑफ डीजल कार्स है स्टेट बी में वो कितने हो जाएंगे? जैसे कि टोटल कार कितना है? 392 है, तो इसको हम 5 के रेशियो में तोड़ देंगे। तो जब 5 के रेशियो में तोड़ेंगे तो हमारे पास स्टेट बी के पास जो हमारा कार कितना हो जाएगा? तो दैट विल बी 182 स्टेट बी के पास कार। और अगर हम स्टेट डी का कार का बात करें जो कि 1:1 रेशियो में बटा हुआ है, मतलब इसको क्या कर सकते हैं इक्वली, अगर इक्वली क्या उसके 1:1 रेशियो में इसको बांटते हैं 364 जो कार्स है, तो वहां से हमारा कितना निकल जाएगा? 84। तो डीजल कार कितने हो जाएंगे? पेट्रोल कार 84, तो डी ये और ये
तो दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर माइनस कर देंगे दोनों को तो हमारा कितना आ जाएगा 100, हाँ 182, सर ये 140 हो जाएगा। ये होगी 140, और जब ये 140 है 140 तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 40। कुछ समझ में आया? आई होप आया हो। ठीक है, तो वैसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार्स है हमारे स्टेट सी में, what परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ डीजल इंजन कार्स इन स्टेट ए। मतलब स्टेट सी में जो हमारा क्या कौन सा कार है, परसेंटेज पेट्रोल इंजन कार्स, तो कितना परसेंट हमारा ज्यादा है एज कंपेयर टू ई ऑफ डीजल कार्स। तो कितना ज्यादा है तो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन जो कार्स है हमारे पास स्टेट सी में, दैट इज 168। अगर 168 है वो, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डीजल कार्स है स्टेट ए में वो हमारे पास है कितना 84। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं। जब डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। 84 को बाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज निकालने के लिए 84, क्योंकि सो टोटल में से और इंटू 100, तो कितना हो जाएगा आपका 100%। मतलब अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार जो स्टेट सी में है वो कितना परसेंट ज्यादा है नंबर ऑफ डीजल कार इन स्टेट ए, तो दैट इज 100%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर हमारे 25% डीजल इंजन कार्स है, अगर डीजल इंजन कार्स इज 25%, ठीक है, स्टेट सी में जो कि एयर कंडीशन है पूरा, देन व्हाट नंबर ऑफ डीजल इंजन कार्स आर नॉन एयर कंडीशन। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम है कि अगर एसी वाले हैं कार्स स्टेट सी में, तो 25% निकाल लेते हैं किसका, ऑफ 25%। क्या ऊपर से ऊपर नहीं जाती है, मुझे परेशान करने के लिए। हाँ 25% अगर ऊपर निकालते हैं तो हमारा निकल जाएगा कितना 280 कार्स का। तो ऑफ 280 कार्स, 280 कार्स का कितना निकल जाएगा 25%, 70। ठीक है, और नॉन एसी की अगर बात करें तो इसमें से 280 माइनस 70 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 210। वैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन स्टेट सी एंड द नंबर ऑफ पेट्रोल इंजन कार्स इन स्टेट बी। दोनों में डिफरेंस कितना है टोटल नंबर ऑफ कार्स का। तो स्टेट सी में हमारे पास कितना कार्स है 448, और स्टेट डी में हमारे पास स्टेट बी में कितने कार्स है 300। हाँ स्टेट बी में ही पूछ रहा है पेट्रोल इंजन कार्स स्पेसिफिक है। तो पेट्रोल इंजन कार्स हमारे पास कितने हैं तो 252, तो माइनस कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा 196। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ पेट्रोल इंजन कार्स इन ऑल दी स्टेट्स टुगेदर। सारे स्टेट में कितना होगा पेट्रोल इंजन कार्स का सम। तो डायरेक्ट वही 112 एक में होगा स्टेट ए में, फिर 252 आपका इसमें, फिर इसमें 168, फिर 182, टोटल हो जाएगा 714। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ से डेटा इंटरप्रिटेशन खत्म हुई, अब ये अलग क्वेश्चन आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्नर, थोड़ा सा इसको मैं बैक करूँ, थोड़ा क्लीन करूँ, बहुत मुझे गंदा दिख रहा है। बस मैं आंसर्स को टिक करके छोड़ देंगे, सॉल्यूशंस को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ठीक है, देखो 1 का आंसर आपका था कितना 42, 2 का आंसर था 100%, इसका आंसर था 210, इसका आंसर था 196, इसका था 714। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्नर्स लर्न विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स ऑफ डायग्राम्स। मतलब कौन सा ऐसा लर्नर होता है जो कि चार्ट्स और डायग्राम्स के मदद से सीखता है। तो टैक्टाइल जो टच करके सीखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑडिटरी मतलब जो सुन के सीखेगा नहीं। विजुअल लर्नर, कौन से विजुअल लर्नर आपके ऐसे होते हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल एजुकेशन, ये किसने दिया था हमारे सर श्री ऑरोबिंदो। ठीक है, इंटीग्रल। फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये किसने बताया था कि हमारे इंडियन फिलोसफी में हमें फोकस करना चाहिए, दैट इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
क्वेश्चन आंसर। फिर लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर, मतलब लर्निंग जो होती है हमारे वो क्या हमें नेचर से सीखना चाहिए और फ्रॉम नेचर, तो दैट इज रविन्द्रनाथ टैगोर। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में हमारे बताए थे जॉन डेवी सर ने। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका डी। एक्चुअली क्या है ना, मैंने इसको पहले ही बनाया हुआ है तो दैट्स व्हाई इसमें टिक किया है, बट कोई बात नहीं, आप एक बार गो थ्रू भी कर लोगे ना अगर 2x की स्पीड से भी बेटा, तो आई होप ये हेल्प ही करेगी आपको एग्जाम में। ये प्रॉब्लम तो नहीं करने वाली है, इट्स नॉट गोना लाइक आपको ये डिग्रेड कर देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब जैसे कि किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है, इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ, उसको थोड़ा सा पहले मैं जूम करूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है किसी भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ लर्नर्स एक क्लासरूम में, तो कौन सा टीचर, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर, टीचर क्या यूज करेंगे। अगर हमें देखना है कि एक जो मेरा लर्नर है, मतलब एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है, तो इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कराते हैं। मतलब बच्चे की असेसमेंट अगर करा लेंगे तो हम दोनों के बीच में डिफरेंस पता कर पाएंगे कि मेरा कौन सा बच्चा है जो अच्छे से ज्यादा सीख रहा है और कौन है जिसकी लर्निंग अभी भी बहुत अच्छी नहीं हो रही है। नेक्स्ट है जो हमारा ई कंटेंट जनरेट होता है किसके अंदर, हमारे ई पीजी पाठशाला प्रोजेक्ट में, जो कि एक नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जिसको होस्ट कौन करता है, तो हमारा इनफ्ली बिनेट। इसका हमारा आंसर क्या होगा, इनफ्ली बिनेट है, लेकिन इनफ्ली बिनेट का आपका फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को याद है इनफ्ली बिनेट का फुल फॉर्म? इसका अगर एक्सप्लेनेशन समझो तो जैसे कि हमारे यूजीसी जो है ना लॉन्च किया था उन्होंने ईपीजी पाठशाला प्रोजेक्ट हमारे टेक्स्ट बुक को और ज्यादा स्टैंडर्डाइज करने के, जैसे कि एमए एमएससी एमकॉम कोर्सेज को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। अगर इंडिया की बात करें तो ईपीजी जो पाठशाला है ये एक इनोवेशन है, जो कि किसने उसको मेंटेन किया है, हाँ किसने इसे मेंटेन किया है, तो दैट इज मेंटेन बाय यूजीसी इनफ्ली बीनेट, इन्होंने किया है। और फंड करते हैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE। और यही एक पार्ट है हमारा नेशनल एजुकेशन मिशन थ्रू आईसीटी NMEICT, ये इसका मिशन है। और एक ये वाइड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल्स को सीखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। जो ये सिंगल पॉइंट रिपोजिटरी हमारे ई रिसोर्सेज का, इसमें हमारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और जितने भी वेरियस लर्निंग कोर्सेज आते हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं, ईपीजी पाठशाला प्रोजेक्ट के अंदर की। मतलब जो हमारी लर्निंग है उसको एनसीईआरटी से ग्रो कराना है बच्चे में, दैट मीन्स कि सबकी लर्निंग सेम तरह की है, इसके लिए। अब आगे देखते हैं इसमें से कौन सा है जो हमारा, क्या प्रॉब्लम है इधर, ये क्यों नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें से कौन सा है जो हमारा इफेक्टिव एक डोमेन नहीं है। सबसे पहले तो इफेक्टिव डोमेन क्या होता है, इफेक्टिव डोमेन वो 3 डोमेन है जो कि हमारे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में आती है। मतलब कि इफेक्टिव डोमेन को डिस्क्राइब किसने किया गया था, तो हमारे क्रेटॉल ब्लूम सर ने किया था, जो कि हमारे किस ईयर में 1973 में उन्होंने किया था। इसमें आपके जो भी मैनर्स है, इमोशनली कोई चीज, मतलब किसके बारे में बताते हो, तो फीलिंग्स के बारे में, वैल्यूज के बारे में, अप्रिशिएशन के बारे में और इंथुजियाज्म के बारे में, मोटिवेशन एटीट्यूड्स इसके बारे में। तो फ्यूचर इसमें हमारे 5 कैटेगरीज को डाला गया है। सबसे पहला एक रिसीविंग, तो रिसीविंग है, वैल्यूइंग भी है आपका, एक एनालाइजिंग नहीं है, मतलब एक अफेक्टिव डोमेन जो है वो एनालाइजिंग में नहीं है। ठीक है, तो है कौन कौन सा अफेक्टिव डोमेन, तो आपका रिसीविंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, उसके साथ साथ आपकी फिर मैनेजिंग है और स्पेशलाइजेशन है। अगर जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अगर वेरिएबल है जो कि क्या किसको लीड कर रही है, स्पूरियस इंटरप्रिटेशन को, रिजल्ट्स को, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, क्या लीड कर सकती है, इधर कॉल्ड कंफाउंडिंग वेरिएबल। अब ये कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होती है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल का मतलब होता है बेटा कि वैसा वेरिएबल जो कि क्या होती है, एक किसी भी क्वांटिटी को लेके जाती है, जो कि एक रिसर्चर जो होता है उसको कहीं ना कहीं से वो मेजर कर सकता है उसी वे में। जैसे कि एक टेम्परेचर हो सकती है, एक हाइट हो सकती है, तो उसके अलावा आप क्या हो सकती है, किसी की एज हो सकती है, तो जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही हमारी क्या होती है, कंफाउंडिंग वेरिएबल होती है।
कंट्रोल वेरिएबल फिर क्या होती है, तो वैसे वेरिएबल जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ये कांस्टेंट होती है और लिमिटेड होती है हमारे रिसर्च स्टडी के दौरान। मतलब इसके जो वेरिएबल्स होते हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं हमारे एम को स्टडी करने में, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे आउटकम्स को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि मान लेते हैं एक कंट्रोल वेरिएबल जो है हमारे प्लांट ग्रोथ एक्सपेरिमेंट में, तो वहां क्या हो सकता है, एक टेम्परेचर हो सकता है। मतलब हमें टेम्परेचर जो रखना होगा, क्या रखना पड़ेगा, यूनिफॉर्म। अगर हम वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं रखेंगे तो क्या वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा? ऑफ कोर्स इट विल नॉट ग्रो एज इफिशिएंटली एज प्रीवियसली, वो अच्छे से ग्रो नहीं शो करेगी। वैसे ही एक्सटर्नल वेरिएबल आपके क्या होते हैं, तो वैसे वेरिएबल फैक्टर्स जो कि क्या कर सकते हैं, हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल। और ये भी आपके एक्सपेरिमेंट का क्या होता है, पार्ट होता है, और इसमें कुछ आपके इन्फ्लुएंस शो करता है किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। अब ये कंफ्लिक्टिंग वेरिएबल फिर क्या होती है, तो कंफ्लिक्टिंग जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जिसके बीच में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, मतलब कि एक डेटा को हम वहां से ले नहीं पाते हैं, तो कंफाउंडिंग वेरिएबल इज द बेस्ट फॉर दैट थिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है एज जो है ऑफ रिस्पोंडेंट इज ऑफ एग्जाम्पल ऑफ, किसका ये एग्जाम्पल है, तो ये आपका एग्जाम्पल है मोनाडिक वेरिएबल का। अब ये मोडालिक वेरिएबल बेसिकली है क्या, तो ये हमारा बेस्ड होता है, बेसिकली यूज इसको किया जाता है मतलब सर्वे रिसर्च करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, सर्वेज करते हैं उसमें। तो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स को ऑफर करता है हमारे सराउंडिंग्स पे, और बेसिकली हम ये आइसोलेशन एक टाइम में ये कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम देखा जाए तो ये हमारा क्या करते हैं, क्लियर डिटेल फीडबैक इससे हमें मिलती है, तो ये हमारा एक एज ऑफ रिस्पोंडेंट एग्जाम्पल है। एज ऑफ रिस्पोंडेंट मतलब कि रिस्पोंडेंट कौन सा होगा, जिससे हम क्या कर रहे हैं, कोई जानकारी ले रहा है, दैट इज अ रिस्पॉन्स। जैसे कि मैं एक कस्टमर हूँ, तो कंपनी वाला मुझसे क्या चाहेगा, एक रिस्पॉन्स लेना कि आपको यहाँ की सर्विस कैसी लगी, तो दैट इज अ रिस्पोंडेंट। तो एज, तो ये हमारा क्या होता है, मोनाडिक वेरिएबल होती है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें से कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, कौन सा इसमें से डिसएडवांटेज है क्वालिटेटिव रिसर्च का। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली क्वालिटी की ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो ये काफी सेंसिटिव होते हैं कंटेस्ट के मामले में, देखिए नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ओपन टू डिबेट होते हैं, नहीं क्वालिटी पे बहुत ज्यादा, हम क्वांटिटी पे डिबेट इजिली कर सकते हैं। ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं, हाँ ये डिफिकल्ट होता है इसको जनरलाइज करना, दैट्स आल्सो ट्रू। और ये इशू ऑफ एक रेप्लिकेशन है, मतलब इसकी कॉपीज क्रिएट हो सकती है। तो हाँ ये तीन नीचे के जो है आपके वो सही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होंगे, और तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो इसको हम लोग कैटेगरिकल वेरिएबल्स भी बोलते हैं। जैसे कि इसके नाम में ही बता रहा है कि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है, एक क्वालिटी प्रेजेंट होती है, जो कि इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाती है, जो भी वेस्ट वैल्यूज होते हैं उसके बारे में। इसको मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, तब जाकर के हाँ अब ठीक है, प्लीज मुझे ही दिखना चाहिए, इफ आई कांट सी व्हाट आई विल गेट टू यू। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कैटेगरिकल वेरिएबल होते हैं, जो क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव होती है ना, इसको बोलते हैं कैटेगरिकल वेरिएबल्स। हाँ, तो जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, मतलब ये डेटा जो होती है हमारे कैटेगरीज में आती है। तो जितने भी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं इनका कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं होती है। जैसे कि स्किन कलर, स्किन कलर कोई क्वालिटी है, क्वालिटी है या फिर क्वांटिटी है, इट्स अ क्वालिटेटिव, ये कोई क्वांटिटी नहीं है। हम क्वांटिटी में नहीं देख सकते कि कितना स्किन व्हाइट स्किन कलर होगा, कितना येलोइश व्हाइट होगी, कितने ब्राउन होंगे, कितने ब्लैक होंगे, वैसे ही स्टेट। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होंगे। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की बात करें, तो ये हमारे इनके पास वैल्यू होते हैं, और ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, और मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। तो इसमें आपके जो अगर जैसे देखिए इसमें डिटेल कंटेक्स्ट जो दिया हुआ है, जैसे कि क्वालिटेटिव में तो टू सेंसिटिव टू द कंटेक्स्ट है। इसका मतलब है कि मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है क्वालिटेटिव का या फिर किसी भी काइंड ऑफ रिसर्च का, वो कनेक्ट करना बेसिक आइडिया। तो ये बेसिकली आपके बिहेवियरल नेचर से बात करते नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही इसका आपका आंसर ये हो जाए। ठीक है, अब इसमें से कौन से फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सैंपल साइज फॉर ए प्रोजेक्ट के लिए, तो दैट इज कि कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट है, पर्पस का क्या, प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, और एक प्रीवियस रिसर्च आपकी किस एरिया में रही है। तो ये आपके इन्फ्लुएंस करते हैं सैंपल साइज ऑफ प्रोजेक्ट है।
लेकिन रिसर्चर की पर्सनालिटी से मैटर नहीं होता है, या फिर उसका कितना ज्यादा मतलब रिसर्चर में कितना उसकी स्टैंडिंग, मतलब वो कितना समझ पाते हैं उस चीज को और कितना उस लेवल पे पहुंचे, तो यही मैटर नहीं करता है। कहा जाता है कि एक 15 साल का बच्चा भी रिसर्च कर सकता है, बस उसके अंदर ये चीजें हो कि उसका पर्पस क्या है, व्हाट ही वांट्स टू डू, ही मस्ट हैव टू क्लियर विथ हिज गोल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसर्च मेथड है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रिसर्च मेथड में जैसे कि कंटेंट एनालिसिस करना, तो कंटेंट एनालिसिस का मतलब होता है कंटेक्स्ट यूनिट, जितने भी यूनिट है, मतलब कंटेंट एनालिसिस मतलब क्या क्या है, तो दैट इज अ कंटेक्स्ट पार्ट, चैप्टर में भी लिखा रहता है ना। सोशल नेटवर्क एनालिसिस करना मतलब कि फोकस करना आपके डायडिक रिलेशन, आपके जो रिलेशन है वो कैसे हैं, तभी जाकर के आप एक सोशल नेटवर्क बना सकते हो। फिर सेमेंटिक डिफरेंशियल को देखना, मतलब कि इसमें बाइपोलर एडजेक्टिव्स का हम यूज करते हैं। और मेटा एनालिसिस में क्या करते हैं, पूरा के पूरे समराइजेशन को हम देखते हैं, तो दैट द आंसर विल बी बी। ठीक है, तो अब देखो एक हाँ क्वेश्चन ये हो सकता है कि मेटा एनालिसिस में हम फिर क्या होता है, तो मेटा एनालिसिस वैसा क्या होता है, तो किसी भी रिसर्च के बारे में क्विक रिव्यू देना और एक मल्टीपल रिसर्च स्टडीज के बारे में या तो क्लोजली रिलेटेड इशू और प्रॉब्लम्स को बताना। तो ये बेसिकली हमारे क्वांटिटेटिव होते हैं, फॉर्मल होते हैं और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन होती है। अब आते हैं एक क्लासरूम में अगर एक इफेक्टिव लर्नर होगा तो किस चीज से वो बच सकता है। इफेक्टिव मतलब वो बहुत अच्छे से क्या है, लिसनर, मतलब सुन रहा है टीचर को, तो क्या उसमें डाइवर्जन होंगे, डाइवर्जन मतलब डिस्ट्रैक्शन होंगे, नहीं होंगे। क्या मैसेज फिल्टरिंग होगी, नहीं होगी। और मैसेज डिलीवरी स्टाइल को वो जज करेगा, नहीं, तो वो रेसिस्ट करेगा किसको, डिस्ट्रैक्ट। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ही यही होता है कि ऐसे मैसेज जिसको भेजा गया और रिसीव किया गया प्रॉपरली एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो दैट इज अ इफेक्टिव लिसनर। और एक क्लासरूम में एक इफेक्टिव लिसनर होना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं हो तो आप बहुत कम चीजें आप सीख सकते हो एक क्लास से, तो आपका वो आवर्स वहां पे वेस्ट ही होगा। अब बताओ मुझे, टू वे फेस टू फेस कम्युनिकेशन एक टेक्निकली किसको बोलते हैं, जो हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं वो कौन से लेवल में आता है, तो दैट इज अ लेवल 1। ठीक है, मतलब इसके बारे में था समझ लो, ये क्वेश्चन जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा है, बट इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं जो कि डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा दिया जाता है। तो जो टू वे कम्युनिकेशन होता है जिसमें हमारा सेंडर जो होता है मैसेज को देता है और इससे फीडबैक उसे मिल जाती है, किससे, रिसीवर से। दैट मीन्स कि ये फुलफिल करते हैं जो भी बेसिक ऑब्जेक्टिव होती है एक कम्युनिकेशन की उसको, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कम्युनिकेशन को समझना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेवल 1 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है वो टेक्निकली हमारे लेवल 1 होती है। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे अगर कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से देखें तो कौन सा वेरिएबल है जो कि हमारा डिस्टिंग्विश कर पाएगा एक कल्चर को दूसरे से, तो यहाँ पे आई थिंक मोर देन वन ऑप्शन में होंगे। हाँ, तो कौन सा है, जैसे कि लर्निंग स्किल। अब देखो डिस्टिंग्विश करना है एक कल्चर से दूसरे को कम्युनिकेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहा है, मतलब बातचीत करने से, तो सबसे पहले तो टाइम सेंस और लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो ये दोनों इसमें मैटर करती है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है क्या ये फुलफिल कर पाती है हमारे रिलेशनशिप नीड्स को, बिल्कुल कर देती है, तो स्टेटमेंट 1 तो मुझे सही लग रहा है, देखते हैं। तो अगर स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन होती है ये कोई मतलब टास्क रिलेटेड नीड्स को नहीं फुलफिल करती, नहीं ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मान लो अगर दो बच्चे साथ में मिल करके अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो दैट इज अ टास्क रिलेटेड थिंग, तो वो क्या कर रहे हैं, फुलफिल तो कर ही रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके 20, इसमें से कौन सा है जो कि फंक्शन करता है मीडिया का, जो कि रिलेटेड होते हैं उनके ऑडियंस से, तो देखते हैं। तो कंपनसेशन थ्रू आइडेंटिफिकेशन ये होता है, फिर उसके बाद विसरेशियस विश फुलफिलमेंट एंड सोर्स ऑफ सजेशन एक एप्रोप्रिएट रोल के लिए, तो ये किसका फंक्शन होता है, हमारे मीडिया रिलेटेड ऑडियंस का ये होता है। अब इसमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है एक सीरीज में 4, 6, 12, 14, 28, 30, 4 से 6 जा रहा है, कितना का डिफरेंस है, 2, 6 से 12 कितना का डिफरेंस है, 6, 12 से 14 2, और 14 से 28 कितना, 14, डायरेक्ट डबल हो रहा है। अच्छा 4, हाँ ठीक है कोई नहीं, फिर 28 से 30 मतलब 2,
तो यहाँ पे क्या हो गया था, इसका मल्टीपल, तो अब इसका 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो द आंसर विल बी 60। आंसर इसका हो जाएगा डायरेक्ट 60। एक सर्टेन कोड में जो ओ को लिखा गया है ई, ए को लिखा गया है सी। काम करते हैं यहाँ से 22 से कल हम करते हैं 21 तक। हमने आज टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। कल इसके बाद जो इसमें के 30 क्वेश्चन रह गए उसको हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स एंड फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑल द बेस्ट। अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट।